अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना चक झुमरा का इलाका है बुर्ज मंडी। ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक जारी है। अचानक एक ख़बर वायरल होती है कि एक बाप बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए मौका से फ़रार हुए। पुलिस हरकत में आई, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार तो कर लिया, लेकिन अभी तक उस गांव में दहशत और खौफ की फ़िज़ा है। हाहाकार मचा हुआ है। मुतासरा ख़ानदान को खदशात हैं कि इंसाफ की फराहमी में रुकावट है। कत्ल क्यों और कैसे हुआ, मुल्ज़िमान का क्या स्टेटस है और पुलिस ने अभी तक क्या किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना चक झुमरा की हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें बाप बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। टीम मुजरिम कौन ने पुलिस हुकाम से इस ज़िम्न में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अवॉइड करते हुए सिर्फ इतना कहा कि मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, मज़ीद तफ्तीश जारी है। जब मुद्दईयान और मुतासरा फैमिली से टीम मुजरिम कौन का रब्ता हुआ तो पूरा इलाका सरापा एहतजाज था। लोगों का कहना था कि इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता और मुबैना तौर पर बहुत से पुलिस एहलकार उन मुल्ज़िमान की, उन कातिलों की पुश्त पनाही बाकायदा करते हुए नज़र आते हैं। टीम मुजरिम कौन इस वक्त मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद है। हमारे साथ मुद्दईया और मकतूल की बेवा मौजूद हैं जिन्होंने अपना शौहर और जवान साला बेटा खो दिया। कोशिश करते हैं कि बाजी से बात कर सकें, उनसे पूछ सकें कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस जुर्म की सज़ा उनको मिली कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। अस्सलाम वालेकुम बाजी, सबसे पहले तो हम आपके दुख में शरीक हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बताइए हुआ क्या, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, क्या ऐसी दुश्मनी थी जिसके नतीजे में आपने अपने शौहर अपने बेटे को खो दिया? मेरे मियाँ जी दी इन्हां दे नाल कोई दुश्मनी नहीं सी है, कोई दुश्मनी नहीं सी इन्हां दी। जो भी है सी लैन देन उन्होंने क्लीयर कर लिया सी, बिल्कुल क्लीयर हो गया सी। इन्हां ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने उत्थे बाहर बुला के उन्होंने मेरे जवान बेटे नूं, मेरे मियाँ नूं बेदर्दी दे नाल कत्ल करता। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हां। ना मेरा कोई कमाई दा जरिया रहा, सिवाय अल्लाह पाक दे साथ तो कोई आसरा नहीं। इन्होंने बड़ी बेदर्दी दे नाल मेरे मियाँ नूं कत्ल कीता, मेरे जवान बेटे नूं कत्ल कीता। जिस दिन ये वाक़या जिस दिन होया है उस दिन का कुछ तुहानू याद है कि होया कि किस तरह बुलाया गया बाहर, की होया, कौन बुलान आया? छोटा जिहा बच्चा बाहर बुलान आया, उन्होंने आख्या भाई आ जाओ। मेरे मियाँ इतों बाहर निकले, अग्यों जांदे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बड़ी बेदर्दी दे नाल मारिया मेरे बेटे नूं, मेरे मियाँ नूं। कोई दुश्मनी नहीं सी है साडी इन्हां दे नाल, कोई भी दुश्मनी नहीं सी है इन्हां दे नाल। साडी पुलिस, साडे इदारे वो तुहाडे नाल तावन कर रहे हैं। अज मेरे मियाँ नूं ते मेरे बेटे नूं शहीद होया इन्हां ने ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने कत्ल कीता। अज उन्हां नूं 25 दिन हो गया, सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। अजे तक सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। मेरी मरियम नवाज अहमद अगे अपील आ कि मैंने जल्द तो जल्द इंसाफ दिता जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम कर दे रहे ने, मैं बिल्कुल बेसहारा आ। मैं हाथ जोड़ के अपील कर दी मैंने जल्द तो जल्द इंसाफ दिता जाए। शहबाज भाई किन्नी देर तो जिहड़ा वा वो बाहर UAE दे विच कारोबार दे सिलसिले च मुकीम? उन्हां नूं 20 साल हो गए सी उत्थे बाहर रहिंदियां, बिजनेस करदे सी, कारोबार सी उन्हां दा अपना। और उन्हां दे भाई मतलब तुहाडे जिहड़े देवर आ उन्हां दा भी अपना अलग बिजनेस सी, शहबाज भाई दा अलग सी? हाँ जी, उन्हां दा अलहदा बिजनेस सी, मेरे मियाँ दा अलहदा बिजनेस, अलहदा काम करदे। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ? हाँ जी बिल्कुल एहसान कीते सी इन्हां दे नाल, बड़े एहसान कीते सी उन्होंने। इन्हां नूं हमेशा अपने नाल रखदे हुंदे सी, इन्हां नूं वीज़े दिते, उन्होंने कारोबार विच नाल रखिया, इन्हां नूं बिल्कुल अपने भाइयां वर्गों समझदे हुंदे सी ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ख़त्म करने वास्ते कि ये जिन्हों असीं पंजाबी च कहने कलेश ना बने, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का भी कुछ हिस्सा उन्होंने कातल पार्टी ने देता कि यार यह जब मुकाओ, ख़त्म करो रोज़ की किल कल्याण जी है, असीं इक्को जगह पर रहना है तो सानू अमन दे नाल भाइयां तरह रहना चाहिए। यह गल सही है?
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 95 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਅਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪੜਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ फैसलाबाद जेल ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ रह के आई हूँ। नाज़रीन, एक माँ जिसका बेटा गया, एक बीवी जिसका शौहर गया, उससे बात करना, उसे तसल्ली देना शायद लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं है। एक सूरत है कि उसे मुकम्मल इंसाफ फ़राहम करके हमारे इदारे, हमारी हुकूमत उसे इंसाफ फ़राहम करें और शायद उसके रिश्ते हुए ज़ख्मों पे मरहम रखा जा सके। नाज़रीन कराम, इस दौरान जब हमारी ज़राए से बात हुई, एक ज़राए से गुफ्तगू हुई, हमारी बहन ने बताया कि चेक वापस मांगते थे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो मैं आपकी समाअतों की, आपकी नज़रों, आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये कत्ल होने से पहले मकतूल शहबाज ने कातिल के सामने फ़रियाद की कि तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए गए हैं, मेरे चेक मुझे वापस कर दो। और उसमें बाकायदा वो लेटा हुआ कातिल बाकायदा कहता है कि वीडियो बना रहे हैं, पुलिस वास्ते बना रहे हैं, चल बना ला फिर। नाज़रीन कराम, जब ऐसे रवैये होते हैं तो फिर यतीम हो जाने वाले बच्चे कानून को हाथ में ले लेते हैं। मेरे साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो कम उम्री में, कम सिनी में यतीम हो गए। एक जवान साला बेटा, मेरा कैमरामैन उस्मान अगर दिखा सके तो उसकी आंखों में अभी भी एग्रेशन नज़र आता है। इस फैमिली ने 1.5 साल तक कानून का दरवाज़ा खटखटाया। इन्होंने हर वो फोरम इस्तेमाल किया जहाँ पे दस्तक दे के इंसाफ का हुसूल लिया जा सकता था। एक दफ्तर से दूसरा दफ्तर, एक इंक्वायरी से दूसरी इंक्वायरी, आरपीओ से सीपीओ, सीपीओ से मुतलका एसपी और मुतलका एसपी से होती हुई वो दरख्वास्त, वो इंक्वायरी एग्जैक्टली वापस उसी दफ्तर में पहुँच जाती है जिस पे इनका एतमाद नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ उस नौजवान से बात कर सकूँ जिसका अभी भी कानून पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे एतमाद कायम है। पूछता हूँ कि हैदर से, ये छोटा है, हैदर के साथ इसकी बॉन्डिंग कैसी थी, अपने वालिद के साथ इसकी बॉन्डिंग कैसी थी? अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? असद ज़मान। असद, आप हैदर से छोटे हो? हाँ जी। जिस दिन ये वाक़या हुआ आप कहाँ थे और कैसे पता चला आपको कि ये सब हो गया? मुझे ये सारा वाक़या उस वक्त पता चला जिस वक्त वो शहीद हो चुके थे। हमने वहाँ पर जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर अपना अड्डा जमाए बैठे थे। उन्होंने वहाँ बाकायदगी से 10 मिनट लगातार हवाई फायरिंग करी रखी ताकि कोई इंसान उन 2 मज़लूम शख्स को वहाँ से बचा ना ले जा सके। एक और वीडियो भी है जो शायद एक खंबा या उसके आगे आड़े आता है और जिसमें हम देखते हैं कि क्लाशनकोफों से मुसल्ला लोग हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं। क्या ये उसी वकूए के दिन की वीडियो है? हाँ जी। वहाँ पे कुछ स्नूकर क्लब है पास? हाँ जी, हाँ जी। अब आप क्या कहते हैं, आपके वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, आपका भाई छीन लिया गया, क्या कहते हैं आप? हम ये कहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। सीसीडी से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन किराम, वो हुकूमत जो दावा करती है कि हमने इस मुल्क से डाला कल्चर का, क्लाशनकोफ कल्चर का, बदमाशी का ख़ात्मा कर दिया, उस हुकूमत से दस्तबदस्ता इल्तिमास है कि एक नज़र इधर, एक नज़र इस ख़ानदान पे, एक नज़र इनकी महरूमियों पे, एक नज़र अपने कवानीन पे, एक नज़र अपने सिस्टम पे ज़रूर दौड़ाइएगा। शायद आपके किसी एक एक्ट की वजह से एक मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके और इनके रिश्ते हुए ज़ख्मों पर मरहम रखा जा सके। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में थाना चक झुमरा की हुदूद में बाप बेटे का बेईमाना कत्ल। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। टीम मुजरिम कौन आज उस गांव में, आज उस घर में मौजूद है जहां के रिहायशियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, मुल्ज़िमान तक पुलिस की रसाई कैसे हुई और फिर इस केस को लेकर अभी तक अहले खाना के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अहले खाना मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये वाक़या क्यों, कब, कैसे
اور کہاں پیش آیا, اس کے محرکات کیا تھے, بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے اور اب کیا صورتحال ہے اس کیس کی. السلام علیکم بھائی, نام بتائیے. وعلیکم السلام, میرا نام سر محمد راشد سلیم ہے. راشد بھائی, آپ مقتولین کے رشتہ دار ہیں؟ جی, میرا کزن ہے مقتول محمد شہباز, اور ان کا بیٹا اس انسیڈنٹ میں قتل ہوئے. آپ شہباز کے کزن ہیں, بتائیے گا یہ واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا؟ یہ سر واقعہ جو ہے, کچھ معاملات تھے جو جبری وصولی یہ کرتے تھے, بھتہ خور ہیں یہ گروپ جو ہے. ہم اوورسیز ہیں, تقریباً ہمارا گاؤں سارا جو ہے نا وہ اوورسیز ہے. شہباز بھائی بھی اوورسیز تھے, یہ چھٹی ادھر یعنی کہ چھٹی آئے ہوئے تھے. تو ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا دبئی میں لین دین کا تھا, یعنی کہ عامر جو ہے شہباز بھائی کا جو چھوٹا بھائی ہے, یہ زمان جو ہے اور عامر جو ہے یہ دونوں دوست تھے. اس نے زمان نے بولا کہ مجھے یعنی کہ ادھر سیٹل وغیرہ. عامر شہباز کا چھوٹا بھائی ہے اور زمان جو ہے یہ ملزم پارٹی کا جو ہے. یہ فیملی پہلے سے سیٹل ہے UAE میں کاروبار کے سلسلے میں, ان کا کاروبار چل رہا ہے. یہ زمان اور جو دوسری پارٹی ہے ان کا ابھی تک اوورسیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس فیملی کے پاس آتے ہیں دوستی کے ناطے, محلے دار ہونے کے ناطے, کہ ہمیں اپنے ساتھ جوائن کروا لیں, ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں. کیا یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے؟ آگے چلیں. جی, تو وہ جب وزٹ ویزا دیتا ہے یہ عامر جو ہے, ادھر جا کے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے, پوری فیملی کو ٹریپ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ماں باپ کے بھی چیکس وغیرہ لیے جاتے ہیں, شہباز کے چیکس وغیرہ لے لیتے ہیں, یہ شہزاد کے, یعنی کہ پوری فیملی کو ٹریپ کیا جاتا ہے. یہ پورا بھتہ گروپ پورا ہمارے پاس پورے پروف ہیں ان کے. منی لانڈرنگ کے ان کے اوپر FIRs ہیں, میرا خیال 8 9 10 FIRs ہیں, اور بھی ان کے اوپر 302 کے FIRs ہیں, یعنی کہ بھتہ گروپ ہے یہ. مجھے بتائیے گا, یہ جب کہتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, اس فیملی نے, مقتول فیملی نے ان پہ یہ احسان کیا کہ ان کی فرمائش پہ, ان کی ضد پہ ان کو اپنے ساتھ UAE لے گئے. وہاں پہ کچھ عرصہ تک کیا خوشی خوشحالی کام چلتا رہا یا جاتے ہی یہ کام شروع ہو؟ یہ 6 سال ملازم رہا ہے شہباز کا. ٹھیک ہے, شہباز کی اپنی جو ہے نا وہ کمپنی تھی ادھر, رجسٹرڈ کمپنی. جی, ان کی GTS جو ہے کمپنی تھی. یہ روب ہے انگلینڈ کا جو ہے نا, گورا تھا, ان کے ساتھ ہی ان کا سارا لین دین تھا شہباز کا. تو پہلے یہ 6 سال ملازمت کی ہے اس نے, بعد میں ٹریپ کیا ہے عامر کو اپروچ کر کے کہ ہم دونوں پارٹنر بنتے ہیں اور میں پیسہ انویسٹ کروں گا, یہ کروں گا, وہ, یعنی کہ ٹریپ کیا ان کو. بعد میں یہ سارے معاملات کر کے تو ان کو میرا خیال 2022 تک شہباز کے ساتھ ملازمت کی ہے. بعد میں یہ عامر کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے. 1 سال میرا خیال ان کی پارٹنرشپ چلی ہے. تو بعد میں یہ بتائیے گا, جو ہمارے ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ شہباز کی الگ کمپنی ہے اور ان کے جو دیگر بھائی ہیں ان کی الگ کمپنی ہے. یہ شخص جو قاتل پارٹی ہے یہ پہلے شہباز کے پاس ایز اے ملازم رہے, اس کے بعد انہوں نے دوسرے عامر بھائی کو جو ہے وہ ٹریپ کیا, انہیں ایموشنلی بلیک میل کیا گیا کہ ہم ساتھ آپ کے انویسٹ کرتے ہیں, ہمارا حصہ ساتھ رکھ لیں. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ کاروبار ہے, اس میں نقصان بھی سانجھا ہوتا ہے اور فائدہ بھی سانجھا ہوتا ہے. لیکن جب کوئی ڈاؤن فال آیا, کوئی نقصان آیا, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا پورا کا پورا پیسہ واپس چاہیے, اور اس بات پہ بلیک میل کرنا شروع کیا جس کے انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ دھوکہ دہی سے چیکس لیے ہوئے. جی, یہ جب زمان واپس آتا ہے اور صابر بھائی جو چھوٹے مقتول کے شہباز کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ادھر موجود تھے, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں ہم پارٹنر نہیں ہیں, ہمیں یعنی کہ میں بھی 2 لاکھ درہم کا مسئلہ تھا, وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں 2 لاکھ درہم لازم چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پروف بھی ہیں, یہ گنز وغیرہ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس ادھر. تو یعنی کہ ہمیں بلیک میل کرتے رہے ہیں, پھر ڈیرے پہ ادھر بلایا صابر کو, اور ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہیں, گواہ بھی ہیں ہمارے پاس کہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ 5 لاکھ روپیہ بھی لیا ہم سے ٹائم لینے کے لیے کہ ہم آپ کو آگے 1 سال کے لیے ٹائم دے دیں گے, اور 4 یا 5 میرا خیال چیک لیے ہیں صابر کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جن ایویڈنسز کی بات کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت وائرل ہوئی. ایک ٹائم تھا جب 8 10 12 بندوقوں والے دہشت پھیلاتے ہوئے ایک ڈیرے پہ, ایک 4 دیواری پہ حملہ آور ہوتے ہیں, اس کی دیوار کو گراتے ہیں. یہ لوگوں نے دیکھا, تب آپ لوگوں نے, آپ کی فیملی نے پولیس کے ساتھ رجوع کیوں نہیں کیا؟ تب پولیس اگر کیا تو پولیس نے کیا رسپونڈ کیا؟ سر, یہ جو چوکی انچارج ہے نا ہمارا آصف حیات نسوانا, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو رپورٹ بھی کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے
13, 20, 65 का भी पर्चा नहीं, FIR नहीं दी है। एक दिन उनको थाना में रखा है, बाद में उनको बगैर FIR के छोड़ दिया है। ना उन्होंने बरामदगी की है इसकी, ये कलेक्शन वगैरह की जो उन्होंने शो करवाई थी, कुछ भी नहीं किया। ऐसे मिली भगत के साथ उनको छोड़ दिया सिर्फ बिहाफ पे। और बाद में हमारा जो अबू बकर है, मुलज़म है, ये नामजद है, ये इधर आया, हमारे धमकियां दी, हमारे पास बाकायदा एविडेंस है, वीडियोस वगैरह है। उन्होंने फायरिंग की है, हमने FIR इनको दी है जाके, सॉरी एप्लीकेशन दी है, लेकिन इन्होंने FIR कट की है 506 की, ठीक है। यानी कि इन्होंने हवाई फायरिंग यहाँ के कोई भी दहशतगर्दी की नहीं इन्होंने दफ़ा लगाई है। बाद में हमने RPO साहब को भी एप्लीकेशन दी है, यानी कि हर कानून का दरवाज़ा हमने खटकाया, लेकिन हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। जब आप आला हुकाम के पास जाते हैं, RPO के पास या CPO फैसलाबाद के पास, तो क्या वो डायरेक्टली आपको सुनते हैं या फिर जो दफ्तर होता है उससे होती आखिर पे फिर वही SHO या मुतलका चौकी इंचार्ज तक चीज़ आ जाए? सर यही सेम बात आपकी, दफ्तर ही होता है, सिर्फ हम चक्कर लगा के थक गए हैं, ठीक है। ये अभी 302 का तो अभी वाक़या हुआ है ना, हमें 2 साल हो गए, हम जलील हो रहे हैं। ये बताइएगा, इस जो वाक़या जो सोशल मीडिया पे असले की नुमाइश, दहशतगर्दी, फायरिंग, एक किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये वाला जो वाक़या था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके और मर्डर के दरमियान में कितना टाइम फ्रेम है, कितने दिन हैं, कितने हफ्ते हैं, कितने माह या कितने साल? 1 साल का ये टाइम है, यानी कि एक साल या 1.5 साल का टाइम है। 1 साल पहले एक जत्था आप पे हमलावर होता है, आपके दरो दीवार गिराता है, असलहे की नुमाइश करता है, और तब से इस कत्ल तक आप लोग कानून और इंसाफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सर ये निसुआना जो है, ये इनका हैंडलर है। जो भी बात हम करते हैं जाके, ये यानी कि हमने FIR करवाई है, नामजद जो है फरमान, अबू बकर और नुमान, तीनों नामजद हैं अभी भी, लेकिन इन्होंने फरमान को बेगुनाह कर दिया और नुमान जो बेल पे था, अबू बकर जो इश्तिहारी है, अभी भी 324 के जो 506 की FIR में। हमारा कहना ये है कि हमने सारे कानून का हमने सभी दरवाजे खटकाए हैं, लेकिन ये आसफ हयात निसुआना जो है, इनकी वजह से ये अभी तक जो हमारे मर्डर हुए हैं, जो हमारे शबाज भाई हैं और मेरा भतीजा जो है हैदर जमान है, इन्होंने कत्ल किया। सारा जो गुनाह जो भी है इनका, आसफ हयात निसुआने ने जो कुछ भी करवाया, इसके बिहाफ पे सारा हुआ है। और मैं बताता चलूँ आपको, अभी जो है ऑन ड्यूटी है मुजम्मल चीमा, जो SI हैं, अभी तरखानी का SHO लगा है, इनके हैंडलर वो भी हैं। अभी जो उन्होंने कत्ल किया है, उनके पीछे सारा कुछ उसका किया था। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जी, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इसका। ये बाकायदा इसको ट्रांसपोर्ट दे के हॉस्पिटल तक लेके गया है। अभी तक जो है कातिल पार्टी की बात कर रहे हैं। जब मर्डर हुए हैं, आप कह रहे हैं कि जब मर्डर्स हुए, मर्डर के बाद मुल्ज़िमान को फ़रार करवाने में एक हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर जो अभी न्यूली अपॉइंट हुआ है एज SHO, उसका हाथ है। जी, ये पहली इंक्वायरी हमारी हुई है, मेरा ख्याल 10 दिन पहले। उधर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तैमूर शहजाद, उसके साथ बैठ के इसने बात की है। हम उधर ही थे, कमरे में भी थे, सारा कुछ। आपको इल्म होना चाहिए कि जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर होता है, उसका तो ये थाना ही नहीं बनता है, तो वो उसका क्या मतलब है उधर थाने में आके यानी मुखालफिन की सपोर्ट करना या उनसे बात करना या उनको सारा मसला मसाइल बताना। हम आला हुकाम से अपील करते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज साहिबा, CCD सरबरा सेल जफ़र चट्ठा साहब, IG पंजाब, CPO, RPO, SSP हमारे जो हैं फैसलाबाद के, उनसे हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। और बेगुनाह हमारे जो मेरा कज़न है, उसको बेगुनाह उन्होंने कत्ल किया है, उनको भी सज़ा दी जाए और फौरी इंसाफ हमें अपील करते हैं, हमें फौरी इंसाफ दिया जाए। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन ने इसी इलाके में, चक झुमरा के इलाके में बारहा ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें अफसरान ने, जिसमें SHOs ने दावा किया कि इस इलाके से बदमाशी का, इस इलाके से डाला कल्चर का, इस इलाके से बंदूक क्लाशनकोफ कल्चर का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया गया है। आप मुतासरा ख़ानदान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। यहाँ पे 1 साल कबल एक जत्था, एक गिरोह सरेआम गलियों बाज़ारों में बंदूकें लेके फिरता रहा। यहाँ पे 4 दीवारी गिराई गई, यहाँ पे अमलाक पे कब्ज़ा किया गया। ये ख़ानदान गुज़श्ता 1 साल से पुलिस हुक्काम के पीछे इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर फिरता रहा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एक बाप बेटा
कत्ल कर दिए जाते हैं। क्या नाज़रीन किराम एक्शन लेने के लिए किसी का कत्ल होना ज़रूरी है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पहले पूरी नहीं कर सकते? और जैसे इन्होंने अलैज किया, एक हाज़र सर्विस सब इंस्पेक्टर जो अभी मौजूदा इस वाक़े के बाद एक थाने में SHO तैनात किया गया, मुल्ज़िमान को वक़ूआ के बाद फ़रार करवाने में उसका हाथ है, तो क्या हमारे अफसरान बाला, क्या हमारी CM इस काबिल नहीं है कि ऐसे हौलनाक वाक़यात की शफ़ाफ़ इंक्वायरी करवा सकें? तब तक ऐसे जो कंट्रोवर्शियल किरदार हैं उनको सीट से हटाया जाए, बल्कि उनको पाबंद सलासल किया जाए, उनको अंडर ट्रायल रखा जाए, ताकि पता चल सके कि किसका कितना कसूर था। नाज़रीन किराम, बात हो रही है चक झुमरा में शहबाज और हैदर शहबाज बाप बेटे के बेईमाना कत्ल की। क्या लेन देन के तनाज़ात हमारी ज़िंदगियों में इस कदर अहमियत इख्तियार कर जाते हैं कि इंसानी जानें बजाय बातचीत को के ज़रिए हल करने के बजाय कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र पड़े और वो बैठ के मामलात को सुलझाएं, बजाय इसके कि एक ख़ानदान दर बदर इंसाफ के लिए ठोकरें खाता फिरे, यहाँ पे इंसानी जानें ज़ाया होना शुरू हो जाएं। हम मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद हैं जो शिकवा कुना है रियासत से, रियासत के कानून नाफिज करने वाले इदारों के चंद अफराद से। ये कानून पर अमल करने वाला ख़ानदान है। इन्होंने गुज़श्ता साल 1.5 साल में कभी कानून को हाथ में नहीं लिया और ये फ़ाइलों का पलंदा हाथ में उठाए अभी भी कानून के मुताबिक तमाम दरवाज़े खटखटा रहे हैं। जहां से इंसाफ की तवक्को है वहां पे जाते हैं, लेकिन जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इनका अब शायद सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इनका ये कहना है कि इन्होंने हर फोरम पे रुजू किया, लेकिन कहीं से भी इनको खैर की इत्तला मौसूल नहीं हुई। आज टीम मुजरिम कौन इनके साथ मौजूद है, बात गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम साबिर अली है, मैं शहबाज का छोटा भाई हूँ। आप सगे भाई हैं? जी मैं सका भाई हूँ उसका। आपका भी बिजनेस UAE में है? जी मेरा यूए में बिज़नेस था। जिस दिन ये कत्ल हुए हैं मैं उससे अगले दिन ही आया हूँ। मैं एक दिन पहले ही गया था अपने भाई से मिल के। इन ज़ालिमों ने, मैं जैसे ही गया हूँ, इन ज़ालिमों ने मेरे भाई को पीछे कत्ल कर दिया। मुझे अगले दिन ही वापस आना पड़ा इधर। इन्होंने बहुत जुल्म सर किया हमारे ऊपर। मेरा भाई एक शरीफ शहरी और ओफर चीज़ था। इन लोगों ने उससे जबरी वसूली कर करके उसको डिप्रेशन में ला के हमारे पूरे ख़ानदान को एक चक्कों की मद में पकड़ के उसको अकेले को इधर ट्रैप करते रहे। 2 साल तक, 1.5 साल तक वो इधर इनके अंदर फंसा रहा। उसने हर कानून की जो राह थी वो अपनाई, लेकिन उसे किधर से खैर की खबर नहीं आई। उसने जो मेरा भतीजा है वो एक केस में मुद्दई है। जिन लोगों ने कत्ल किया है वो उसमें इश्तिहारी भी थे। मेरे भाई और मेरे भतीजे ने 100 बार गए पुलिस के पास कि हमारी इश्तिहारियों को पकड़ो, इन लोगों से हमें जान का ख़तरा है, इन लोगों को पकड़ो, हमें इनसे जान का ख़तरा है। ठीक 6 महीना के बाद वो लोग उन्हीं बंदूकों से, उन्हीं पिस्तौलों से मेरे भाई और मेरे भतीजे को सरेआम दिन दहाड़े कत्ल कर देते हैं। पूरा हमारा गांव इस चीज़ का गवाह है। इन जैसे दरिंदों को सरेआम लटकाया जाए और हमें फौरी इंसाफ की अपील है हमारी मरियम नवाज साहिबा, CCD इंचार्ज ज़ोहेल सफ़र चट्टा साहब से, शहबाज शरीफ से और जो भी हमारे मुल्क के अदारे हैं, हमारी उनसे अपील है हमें फिलफौर इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें अभी भी खैर की खबर किसी से नहीं मिल रही। 2 चीज़ें हैं, मैं दोनों को बारी बारी इसलिए क्लियर करूंगा कि हमारे देखने वाले, हमारे नाजरीन इस पूरे केस को अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहली बात कि आप भी UAE में मुकीम हैं, आपके भाई भी UAE में मुकीम थे, और जो भी लेन देन था हमारे ज़राए ये कंफर्म करते हैं, आपके फैमिली सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि उनके जितने पैसे बनते थे उनसे 4 से 5 लाख ज़ायद की प्रॉपर्टी उनको दी जा चुकी थी। क्या ये बात ठीक है? और अगर दी जा चुकी थी तो फिर तनाज़ा क्या था? तनाज़ा सर, ये लोग जबरी वसूली करते थे। ये लोग इधर क्यों बदमाश पार्टी है ये। इनके जो सरगना हैं, इनके जो पीछे हैंडलर हैं, वो FIA के 9-9, 10-10 केस हैं, उनके करोड़ों के केस हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। यूनस, अरसलान, ये इनके हैंडलर हैं, ठीक है। और जो ये ग्रुप था जिन्होंने शहबाज और हैदर को कत्ल किया, ये लोग उनके ग्रुप था ये पूरा उनका। ये मुसल्ला होके आते थे हमसे, भाई शहबाज को डरा धमका के बंदूकों से, जो बाकायदा आपके पास भी प्रूफ होंगे, पूरी मीडिया पे प्रूफ चल रहे हैं। वो
ये लोग सरेआम बंदूकें कलेशनकोफे पिस्तौल डाल कैसे घूमते थे, पूरा गांव इनसे डरता था। ये ऐसे लोग हैं कि बच्चे इनको देख के घरों में छुप जाते थे। तो भाई शबाज जो थे वो इनको सालसी के तौर पे जब भाई आमर और ज़मान के दरमियान में आए, उन्होंने अपने पास से सब कुछ क्लियर कर दिया, अपनी ज़मीन का हिस्सा दिया घर से। ये ज़मीन आपने देखी होगी, ये ज़मीन का हिस्सा दे के ज़मान के साथ अपने मामला पूरे तय किए। उसके बाद फिर जबरन वसूली, जब हमने डिमांड की हमारा जो आपके पास एविडेंस है हमारे, वो हमारे सब वापस दे दो। उन्होंने यहाँ पे मैं आपको कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने जो श्योरिटी बॉन्ड के तौर पे चेक रखे हुए थे, वो चेक उस दिन वापस देना बनते थे जब उनके नाम पे ज़मीन लगवा दी गई। उस दिन चेक वापस क्यों नहीं हुए? सर बस ये लोग भत्ता ग्रुप था, ये लालची ग्रुप था। इन्होंने भाई को ट्रैप किया हुआ था, हमारे पूरे ख़ानदान पे इन्होंने केस किए हुए थे, मेरे अब्बू पे केस किए हुए थे, मेरी वालदा पे केस किए हुए थे जो झूठे थे। हम गए हैं दरवाजे पे, बार बार गए हैं, अदालत से हमें रिलीफ मिला, वो जो उनके झूठे मुकदमात थे वो खारिज हो गए। ठीक है, इन्होंने जो ज़मानतन तौर पे हमसे चेक लिए थे, भाई ने जब इनसे डिमांड की, इन्होंने नहीं दिए वापस। फिर जब नहीं दिए, भाई शबाज ने स्टे ले लिया। स्टे की वजह से बार बार वो फिर आके तंग करते थे कि हमें इधर कब्ज़ा दो, नहीं तो हम तुम्हें जानी नुकसान पहुंचाएंगे, हम तुम्हें ये करेंगे, हम तुम्हें वो करेंगे, बार बार धमकियां देते थे। भाई ने इनके ऊपर दरखास्तें भी दी, इनके ऊपर पर्चे भी दिए, लेकिन कानून की तरफ से इंसाफ नहीं मिला था। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको समझते? मैं सर ये हमारा जो चौकी इंचार्ज है निसुआना, हम उसके पास बार बार जाते थे, वो इधर उनको ना पकड़ता था, ना वो कलेशन को भी पकड़ता था। जो इस वारदात में आज जब मेरे भाई और शहबाज को भतीजे को कत्ल किया था उसमें यूज़ हुई हैं, वही कलेशन को पे डाल के वो इधर आते थे। हम बार बार जाते थे कानून के दरवाजे पे, लेकिन वो लोग बात नहीं सुनते थे। मुझे बताएं, अभी पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हमने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है। हो सकता है तमाम के तमाम मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में भी हों। अब इस ख़ानदान की बेचैनी, इज़्तिराब, डर और खौफ की वजह क्या है? सर हमारी खौफ की वजह यह है कि हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें साफ शफाफ इंसाफ चाहिए। ठीक है, पुलिस हमारा अभी तक हमें 25 दिन हो गए, हमारी तफ्तीश भी क्लियर नहीं हुई। ठीक है, जिसके पीछे हमें शक व शुबहात नज़र आ रहे हैं। हम मरियम नवाज़ साहबा CCD और SSP साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे शफाफ जो तफ्तीश मुकम्मल की जाए और इस केस को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि मुजरमों को उनके कैफरे किरदार तक फौरी। आपने आला हुकाम, आपने RPO CPO फैसलाबाद तक अपना जो मुतल्लका चौकी चार्ज है इसकी कंप्लेन पहुंचाई? जी हमने कंप्लेन की। हमने भाई शबाज के जब इन्होंने 4 दीवारी पमाल की, हमने उस टाइम RPO को भी दिया दरख्वास्त दी, CPO को भी दरख्वास्त दी, लेकिन हमें उसका कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया था। हमारी अपील है कि ये मरियम नवाज़ साहबा CCD इंचार्ज, हमें फौरी इंसाफ चाहिए आपसे, हमारी और आपसे कोई मुतालबा नहीं है, शफाफ इंक्वायरी हो के हमें इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन किराम, मुतासरा ख़ानदान की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और जैसे जैसे ये गुफ्तगू आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हौलनाक और होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक ख़ानदान जो मुकम्मल तौर पर अपने और अपने बच्चों के रिज़्क़ रोज़गार के लिए बैरून मुल्क मुकीम है, और वो अमन पसंद कानून पे अमल दरामद करने वाले शहरी हैं, जबकि दूसरी जानिब उसी गांव के कुछ अनासर ऐसे हैं जो असलहा, बंदूक और क्लाशनकोफ कल्चर पे कारबंद हैं, और मुबैना तौर पर उनका लंबा चौड़ा पुलिस रिकॉर्ड भी है। ऐसे लोग जिनके साथ कुछ मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार बाकायदा मुलविस हैं, उन पुलिस एहलकारों की जब इन लोगों ने रिपोर्ट की तो आला हुक्काम ने भी सिर्फ तिफल तसल्लियों तक बात रखी, और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक बाप बेटा अपनी जान से गए। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और जैसे परत दर परत ये केस अनफोल्ड हो रहा है, पुलिस की जानिब से ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया, कुछ असलहा भी बरामद हो गया, लेकिन क्या वजह है कि शहरी, इस गांव के, इस बिरादरी के लोग अभी तक ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं? क्या ऐसा है कि मुल्ज़िमान ज़्यादा बाअसर हैं? क्या ऐसा है कि अभी तक इन्हें धमकियां दी जा रही हैं? फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम वकार है। वकार, आप मकतूलीन के रिश्तेदार हैं? जी, मेरे ताई का बेटा है शहबाज। जो शहबाज आपका कज़न है और एक आपका भतीजा है। क्या वजह है खौफ की? अभी तक जो है वो सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं है, अभी तक वो इज़्तिराब है कि इंसाफ नहीं मिल रहा।
ابھی تک وہ احتجاج جیسے لگتا ہے کہ پورے کا پوری کمیونٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ سر یہ لوگ جو ہے نا ہمیں ادھر رہنے نہیں دیتے, ٹھیک ہے. یہ گنڈے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ بندوقیں لے کے پورے گاؤں میں گھومتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی بھی موجودہ ہمارے 2 قتل کر کے بھی ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری اور تھانے میں اور چونکی میں ابھی بھی سنوائی نہیں ہو رہی. آپ لوگ جاتے ہیں جب, تو کیا پھر آپ اپنی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے پولیس حکام کو بتایا کہ جی ہمارا پہلے نقصان ہو چکا, ہمارا اس سے پہلے بھی نقصان ہو چکا, ہمیں ابھی بھی خدشہ ہے, ہمیں پروٹیکشن دی جائے, ہماری حفاظت کا بندوبست کیا جائے؟ آپ نے کیا ڈیمانڈ کی, اور اگر کی تو کیا جواب ملا؟ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے, ادھر چونکی انچارج کو بھی ڈیمانڈ کی ہے اور تھانہ چک جمرہ میں بھی ڈیمانڈ کی ہے, لیکن ادھر سے کوئی ابھی تک رد عمل نہیں آیا, ٹھیک ہے. ہم ابھی 2 سال تک ابھی تک ہم ان کو بھتہ دیتے آئے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی بھائی شہباز نے نہیں دیا, دینے سے انکار کیا, سب کچھ انہوں نے لے لیا, تو ابھی پھر انہوں نے ان کو دن دہاڑے چونک میں قتل کر دیا. ناظرین اکرام, گفتگو آپ سن رہے ہیں, اور جیسے ہولناک انکشافات یہ فیملی کر رہی ہے, یہ واقعی میں سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم جو دعوے دار ہیں کہ ہم کرائم کی ریشو 90% تک نیچے لے آئے ہیں, ہم جو دعوے دار ہیں کہ ہم نے بندوق کلچر, ڈالا کلچر کا خاتمہ کر دیا, کیا ایسے حالات میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ خود کو نہ صرف غیر محفوظ سمجھتے ہیں بلکہ وہ ایک مثال بن کے سامنے کھڑے ہیں کہ دن دہاڑے ان کے خاندان کے 2 افراد کو, جن میں ایک چھوٹا معصوم بچہ شامل ہے, بے دردی سے قتل کر دیا گیا. کچھ باتیں ایسی جو بھائی کی رہ گئی ہیں, بھائی بتائیے گا کچھ ایسے پوائنٹس جس سے آپ ابھی تک خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, کچھ ایسے پوائنٹ جو ابھی بھی ارباب اختیار تک پہنچانے والے ہیں. یہ سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ادھر کے گاؤں کے سارے ٹوٹل رسے گیر ہیں جو چودھری چکے ہیں, ان کی سپورٹ میں ہیں. ہم ایک غریب شہری, شریف شہری ہیں, ٹھیک ہے, اوورسیز ہیں. ہمارے ساتھ کوئی بھی چلنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ سارا بھتہ گروپ ہے, بدماش گروپ ہیں. ان کی سپورٹ میں سارے جاتے ہیں, ادھر تھانوں میں جاتے ہیں, ہمیں بھی دھمکاتے ہیں کہ یہ 2 ماہ کے بعد باہر آ جائیں گے, 3 ماہ کے بعد باہر آ جائیں گے. ہمیں اسی وجہ سے یہ خوف ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. تو اعلیٰ حکام سے ہماری ابھی تک تھریٹ ہے کہ ان کے کوئی باقی ماندہ لوگ, ان کی باقی فیملی یا ان کے جیسے آپ نے بتایا کہ مبینہ طور پہ چور اچکے رسہ گیر ان کے ساتھ ہیں, تو کیا ابھی بھی کوئی تھریٹ ہے, کوئی دھمکیاں کوئی بلا واسطہ یا بل واسطہ کوئی ایسی موصول ہوتی ہیں کہ پیچھے ہٹ جو نہیں دیا کر دیں گے؟ جی 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 سر, یہ آپ کو میں پروف بھی دے سکتا ہوں. یہ کیونکہ یہ جو رسے گیر ان کے ساتھ جاتے ہیں نا, ان کا اس وقوعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی گاؤں کے ہیں. یہ ادھر برج منڈی کا وقوع ہے اور ان کا کسی کا 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, کسی کا 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن وہ سبھی سراسر جھوٹ بولتے ہیں تفتیشی کو جا کے کہ ہم وقوعے پہ کھڑے تھے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب شہباز اور ان کا بیٹا مرڈر ہو گئے, پیچھے جو فیملی بچ گئی ہے اس میں کون کون ہے بھائیوں کے علاوہ, جو ان کی اپنی فیملی ہے؟ کتنے بچے تھے شہباز کے, اور اب ان کا کیا اس فیملی کو ابھی تک, جس میں ان کی بیوہ ہوگی, جس میں ان کے بچے باقی شامل ہوں گے, ان کو ابھی تک تھریٹ ہے؟ جی جی بہت زیادہ تھریٹ ہے. وہ شہباز بھائی کے جو 4 بچے تھے, ایک جو قتل کر دیا گیا اور 3 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی بیوہ ہے, تو ان کو بھی تھریٹ ہے, ہمیں بھی تھریٹ ہے, کیونکہ ہم ہی سارا کچھ یہ کیس کو لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں ڈیلی بنا پر ہمیں خوف ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے, ہمیں ڈیلی بنا پر, کیونکہ ہم کیس کو لے کے چل رہے ہیں, ہمیں ڈیلی بنا پر یعنی کہ شک و شبہات ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کوئی تھانوں میں ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے, ہماری سنوائی نہیں کی جا رہی ہے ابھی تک. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ جو قاتل پارٹی ہے اس نے آپ لوگوں کے, آپ کی فیملی کے اوپر بھی کچھ ڈالنے کی کوشش کی, کوئی فیک میڈیکل رزلٹ لینے کی کوشش کی, ڈاکٹرز نے انکار کیا, ڈاکٹرز نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا, اور اوپر سے پھر کچھ ایسی سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئیں جس میں صاف پتہ چلتا تھا کہ شہباز نہتا تھا, اس کا بیٹا نہتا تھا, اور وہ فائرنگ کرتے ہوئے, دندناتے ہوئے, گلیوں میں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو دوبارہ فریم کرنے کے لیے, جسے ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ 751 ہو جائے گی, جی ادھروں بھی ہو گیا زخمی, ادھروں بھی ہو گیا, کیا اس طرح کا کوئی سین ہے؟ جی جی بالکل سین ہے. انہوں نے خود ساختہ جو فائر لگائے ہوئے ہیں دونوں بھائیوں نے, ٹھیک ہے. یہ تو نہتے تھے, بازار میں جا رہے تھے تو انہوں نے فائرنگ کر دی, دونوں کو انہوں نے مار دیا. اور یہ جو ان کے پاس کلیشن کوف جو ہے دونوں برآمد کی جا چکی ہیں, پسٹل بھی برآمد کیا جا چکا ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے. باقاعدہ انہوں نے تفتیش میں انہوں نے اپنا بتایا بھی ہے کہ ہم نے یہ مرڈر کیا ہے,
یہ جو رضوان ہے اس نے بھی بتایا, ابو بکر نے بھی بتایا کہ میں نے فائرنگ کی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا جو ہے زمان اس نے بھی بتایا کہ میں نے یہ فائرنگ کی ہے اور ان کو ہم نے مرڈر کیا ہے. ہمارے پاس جو ہے پورا گاؤں گواہ ہے اس چیز کا کہ ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی. ان کے جو رسا گیر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے دیواروں پہ کے اوپر بندے کھڑے ہوئے تھے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ایک میڈیا پرسن ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ بندے جو ہے 20-30 چلے گئے. اگر 20-30 ہوتے ان کا نقصان نہیں ہم کرتے, اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم ان کا نقصان نہیں کرتے, 1-2 بندہ ان کا بھی مرتا. اگر ہمارا انہوں نے مارا ہے تو 1-2 بندہ ان کا بھی مرتا. وہ کیسے بچ کے چلے گئے, ٹھیک ہے. لہٰذا ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے. وہ من گھڑت کہانیاں بنا کے یہ ہمارا جو ہے وقوع اور جو ہمارا کیس یہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ان کو کٹہرے میں لا کے فوری انصاف دیا جائے اور ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے. ناظرین اکرام, گفتگو آپ نے سنی, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیرون ملک روزگار کے لیے مقیم ایک شخص کے ساتھ اس کو ٹریپ کر کے باقاعدہ اس کی پوری فیملی کو یہاں پہ ایک پراپرٹی کا ڈسپیوٹ بنایا جاتا ہے. پہلے اس شخص سے شورٹی بانڈ کے چیکس لیے جاتے ہیں صلح نامے کے نام پہ, اور جب یہ شخص اپنی پراپرٹی ان کے نام کر دیتا ہے اور اس وقت جب رجسٹری انتقال کا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے تو قاتل پارٹی کہتی ہے کہ او ہو, جیسے بہانہ بنایا جاتا ہے چیک تے کر رہ گئے. یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. چیکس واپس نہیں کیے جاتے, بارہا ڈیمانڈ کی جاتی ہے جس کی کچھ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں جن کی فورنزک کروائی جا سکتی ہے کہ بارہا مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے شورٹی بانڈ کے چیکس واپس کر دیں, آپ کو آپ کی پراپرٹی آپ کے نام کروا دی گئی ہے. ناظرین اکرام, صرف اور صرف مسئلہ ریاست کی رٹ کا ہے, مسئلہ انصاف کی فراہمی کا ہے. یہ خاندان صرف اور صرف انصاف کا متقاضی ہے. یہ ہاتھ جوڑ کے سی ایم پنجاب سے, یہ ہاتھ جوڑ کے آئی جی پنجاب سے, متعلقہ تمام اداروں سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم قانون پر عمل کرنے والے, ہم قانون پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اگر ہمیں انصاف نہ دیا گیا تو شاید ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا انصاف سے اور نظام انصاف سے یقین اٹھ جائے گا. ناظرین کرام, پروگرام آپ نے آج کا دیکھا. اعلیٰ حکام شاید اس آواز کے تھرو اس کیس کو دیکھیں اور ان کے تحفظات کو دور کریں. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.